नमस्कार, मैं अजय पांडे, आपको पता होगा हाइड पार्क से। जैसे मैंने अब पिछले 2-3 वीडियोस में आपको बताया कि हमारी आज तक सभी नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, सारे अनैतिक कार्यों में लिप्त है पूरी तरीके से। साथ ही अपने वकील के साथ मिलके इन्होंने जो षड्यंत्र रच रहे हैं निवासियों के खिलाफ में, उनको फंसाने का साजिश जो रची जा रही है, इनके द्वारा अपने पसंदीदा सिक्योरिटी गार्ड को लाने का जो पर्पज़ था वो मेरे ख्याल से इनका रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि इनका अपना बेनिफिट था, अपना एक पर्सनल बेनिफिट था, जिसके लिए रातों रात इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को चेंज किया, सिक्योरिटी सिस्टम को पूरा चेंज किया। जो सिक्योरिटी सिस्टम आज के टाइम पे हम ही रेजिडेंट्स के ऊपर धमकी देती है, हमें ही लड़ाई करती है और हमारे लिए ही वो विपत्ति बनी हुई है। तो ये कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था। आज मैं कुछ नई चीज़ों के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा, जो इनकी मनमानी, इनके अंदाज को बयां करेगी। आपको याद होगा अगस्त 2020 में कुछ लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा था कि ये हैंडओवर लेने की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ईओए ने उसको डिनाई किया था। फिर किसी तरीके इन्होंने काफ़ी लोगों के बोलने के बाद इन्होंने एक वेबिनार कॉल अटेंड कराई थी, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि हम हैंडओवर लेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। अगले दिन मॉर्निंग में इन्होंने बोल दिया कि जी मैंने हैंडओवर ले लिया। मैंने आपको पहले ही बोला है, ये सच बोलती है लेकिन सारा सच नहीं बोलती है, आधा सच बोलती है और आधा सच खतरनाक होता है। इन्होंने क्या किया था, मई फर्स्ट वीक 2020 में डिप्टी रजिस्ट्रार के पास यहाँ के जो अपने पूर्व सेक्रेटरी महोदय हैं मिस्टर अतुल राज, उनके साइन किया हुआ पेपर है, जिसमें उन्होंने हैंडओवर की प्रक्रिया के बारे में और स्टार्ट की जो प्रक्रिया थी वो सारा लेटर सबमिट कर चुके थे डिप्टी रजिस्ट्रार के पास पहले हफ्ते में मई 2020 में, जो कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन था। किसी को भी निकलने की यहाँ से निकलने जाने दिया नहीं जा रहा था। महामारी अपनी चरम सीमा पे थी। हम सभी ज़िंदगी के साथ खेल रहे थे, ज़िंदगी के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका ध्यान था फाइनेंशियल लेना, रातों रात बिल्डर से चोरी छुपे बगैर ऑडिट। ये इन्होंने मई 2020 में किया, जिसके बारे में किसी रेजिडेंट्स को नहीं पता है। अब जो मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की कि इनके लिए जो इन्होंने लास्ट वेबिनार में अपने शो किया था कि हाँ जी हमारा अनऑडिटेड अकाउंटेबिलिटी जो उन्होंने दिखाई थी, आपको अकाउंट अपने साझा किया था जो ऑडिटेड नहीं था, उसके बेस पे मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एओए के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक वेबिनार बुलाया गया था, जिसमें इन्होंने 6 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो किया था, साझा किया था हम सभी रेजिडेंट्स के साथ में। इस पे इन्होंने हमें बताया था कि 6 महीने का जो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपए का इनकम और कह सकते हैं सरप्लस फंड जो है वो एओए के पास है 1.5 करोड़ रुपए का 6 महीने का। फिर हम बात करते हैं अगर 6 महीने का 1.5 है तो 12 महीने का 3 होगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर 12 महीने का 3 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड है एओए के पास में, तो इस हिसाब से इनकम टैक्स की एज़ पर इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो इनके ऊपर बनती है, और मैं आशा करता हूँ शायद बन भी रही होगी या इन्होंने इसके ऊपर कैलकुलेशन की होगी अपने सीए के थ्रू, तो जो लायबिलिटी बनती है वो बनती है 30% की, 30% की लायबिलिटी बनती है इनको उस सरप्लस फंड के ऊपर, जो जाती है लगभग 90 लाख रुपए। वो 90 लाख रुपए जो हमारे पैसे पड़े हुए हैं उसके ऊपर 90 लाख रुपए गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है, इनको 90 लाख रुपए पे करना है। तो मेरा प्रश्न था इनसे कि वो 90 लाख रुपए की क्या सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रेजिडेंट्स की पे होगी? क्या हम रेजिडेंट्स के कैम और बाकी चीज़ों से माइनस होंगे वो पैसे? तो क्योंकि अब इन्होंने शेयर तो किया नहीं है कोई भी ऑडिट रिपोर्ट। क्या ये सत्य है, सच है? मैं एओए से पूछूंगा कि वो 90 लाख रुपए वो हमसे ही लेंगे। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एओए जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल एक संस्था है, ठीक है। 90 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने से अच्छा था कि उसका बेनिफिट ये निवासियों को दे सकते थे। लास्ट का फ़िलहाल हम अब ले लेते, जैसे हमारा 20 लाख रुपए लगभग 1000 रुपये पर पर्सन का इन्होंने लिया था कि हमें मेंबरशिप ड्राइव चलाइए,
तो 1,000 रुपये पर पर्सन पर फैमिली जाएगा, लगभग 20 लाख रुपए का इसके अंदर कैलकुलेशन आती है। तो उस 90 लाख रुपए जो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करने हैं, उसमें से 20 लाख रुपए की सब्सिडी आप रेजिडेंट्स को दे सकते थे। किसी ना किसी तरीके से आप बेनिफिट उस रेजिडेंट्स को दे सकते थे जो आपकी ही फैमिली, जिसको आप बोलते हो कि मेरी फैमिली है, बट पता नहीं, वो तो आपको अच्छे से पता होगा। हम रेजिडेंट को बहुत अच्छे से पता चल चुका है, बट आपको कितना पता है ये आपको पूरे ये आपको पता होगा। उस 20 लाख रुपए को ये उस 90 लाख रुपए से माइनस कर सकते थे, हमें प्रॉफिट मिल सकता था। इवन वो पूरा 90 लाख रुपए पर हमें बेनिफिट मिल सकता था, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेनिफिट वो रेजिडेंट्स को दिया जा सकता था। अब एओए ने जिस तरीके से हैंडओवर लिया था, आप सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। रेजिडेंट्स का 80 लाख रुपए का नुकसान इन्होंने हैंडओवर लेते ही कर दिया जीएसटी के रूप में। जीएसटी का सिंपल बिजनेस रूल है, आउटपुट लायबिलिटीज़ को इनपुट के साथ में सेटल किया जाता है। मतलब हमारी एओए ने आते ही जीएसटी को हटा दिया और 18% जीएसटी का जो अमाउंट है हमारी कैम के अंदर जोड़ दिया। जो बिल्डर ₹2.40 प्लस जीएसटी लेता था, इन्होंने उस जीएसटी को कैम के अंदर डाल के हमसे पूरा अमाउंट लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमें सालाना तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो आपके वेंडर हैं, हमारे गार्ड हो गए, आपके हाउस कीपिंग के हो गए, या बाकी के जो वेंडर हैं, वो हमसे टैक्स चार्ज जीएसटी चार्ज करते हैं। अब हमें जीएसटी क्रेडिट मिलने के लिए, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीएसटी का क्रेडिट मिलना चाहिए हमें, वो प्रॉफिट हमें होना चाहिए। इन्होंने जीएसटी को ऐड कर दिया ₹2.40 के अंदर, मतलब कैम के अंदर। अब हम जीएसटी क्रेडिट ले नहीं सकते हैं, मतलब वो 80 लाख रुपए, मिनिमम 80 लाख रुपए का नुकसान हमारी तरफ से हमारे पैसों के ऊपर एओए करा रही है। भाई कौन सा अकाउंटेंट रखा है आपने? वैसा ही अकाउंटेंट जो आपका सलाहकार था, जिसके लिए आपने लास्ट ऑडिट रिपोर्ट में 95,000 रुपये दिए थे, जो आपको बोलता था कि आवाज़ रिकॉर्ड करो। ऐसा ही आपका अकाउंटेंट भी है क्या? तो उसकी भी रिकॉर्डिंग शेयर कर दो यार, हम भी उनको भी आवाज़ सुन ले। कुछ तो शर्म करो यार, क्या कर रहे हो? हमारे पैसों का दुरुपयोग तुम क्यों कर रहे हो? हमने तो आज़ादी नहीं दी अपने पैसों का दुरुपयोग करने के लिए आपको। और भी चीज़ें हैं जो इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बगैर रेजिडेंस के कंफर्मेशन के बिल्डर ने जो बिल्डर से जो इन्होंने हैंडओवर लिया था मई 2020 में, बट दिखाया गया अगस्त 2020 के अंदर। तो क्या इन्होंने बिल्डर का अकाउंट चेक किया था कि हमारा कितना पैसा बिल्डर के पास पड़ा हुआ है? क्योंकि जहाँ तक हमारी कैलकुलेशन देखती है, आज मैं देख रहा था, मैंने कुछ लोगों से भी डिस्कस किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं और अच्छे जानकार लोग हैं। सीए भी हैं, वकील भी हैं, वैसा वकील नहीं जो सलाहकार आपने रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो वाला वकील नहीं। अच्छे वकील हैं, अच्छे सीए हैं, और जिनसे आप राय भी ले सकते हैं, और राय फ्री में देते हैं क्योंकि हम परिवार हैं। तो जब मेरी डिस्कशन इन लोगों से हुई तो उसमें ये था कि लगभग 15 करोड़ रुपए का हमारा फंड बिल्डर के पास था, 15 करोड़ रुपए का। और जो इन्होंने हमें शेयर किया है, जो इन्होंने हमें दिखाया है पूर्व, वो था 7 करोड़ रुपए का। तो 7 करोड़ रुपए आपको कैसे मालूम चला कि 7 करोड़ रुपए है? ऑडिट तो आपने कराया नहीं, बिल्डर ने आपको ऑडिट रिपोर्ट दी नहीं, तो कैसे पता? क्या इसको हम अंडर द टेबल समझें, या इसको हम एक ना समझें, आपका एक बचपने वाली हरकतें समझें कि आपने हमारे ही पैसे के साथ खिलवाड़ किया है? भाई आपका तो एक घर का है कैम्प, हम 2000 लोगों की फैमिली है। आप अपने पैसे के चक्कर में हम 2000 लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? भाई हमारा पैसा है वो, आपने बिल्डर को ऐसे ही दे दिया जाने के लिए। 15 करोड़ के बजाय 7 करोड़ रुपए आपने ले लिया। सिर्फ 80 लाख रुपए का जीएसटी में जो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, उसको आपने आते ही नुकसान कर दिया, हमारे अकाउंट से माइनस करवा दिया। 90 लाख रुपए का टैक्स आपने हमारे ऊपर लायबिलिटी चढ़ा दी। भाई कौन सा सीए रखा है? उसका रेट बढ़ा दो, कोई अच्छा सीए रख लो यार। इतने सस्ते सीए रखने की क्या ज़रूरत है आपको? कम से कम वो ऑडिटिंग तो अच्छी करेगा, हमारे पैसे की वैल्यू तो समझेगा। और आपकी वैल्यू तो अभी रेजिडेंट्स को सबको पता चल गई है, ठीक है? तो आपकी वैल्यू तो क्या ही बताना, बट रेजिडेंट्स को रेजिडेंट्स की पैसे की वैल्यू दिखा दो आप, जो आपके पास नहीं है।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे आज शेयर किया। होपफुली ये इस पर बड़ा अच्छा ऑब्जेक्शन करेगी पूर्व एवे कि इस पर ऑब्जेक्शन करे और वो देखे कि जी ऑडिटिंग रिपोर्ट शेयर करनी है। तो मैं चाहूँगा किसी दिन आप तय करें, मैदान में आए और नीचे पार्क में एक बार मुलाकात करते हैं और ऑडिट रिपोर्ट आप लेकर आएँ, और जो मेरे पास रिपोर्ट है हम साथ में मिलकर शेयर करते हैं और बात करते हैं। तो वेट करूँगा आपका। मेरे ख्याल से आप वीडियो देख के आप तो मुस्कुरा भी नहीं रहे होंगे इस समय, क्योंकि हालत अच्छी नहीं है आपकी। तो आप आइएगा, हम मिलेंगे और बात करेंगे इसके ऊपर। हाँ, और मेन चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, ये तो रही खैर पूर्व की अनैतिकताएँ जो चलती रहेंगी भी आगे, और जो देर है अंधेर नहीं है भगवान के घर पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस अनैतिकताओं को ख़त्म करें। अभी जैसे चुनाव की 3 सीटों की प्रक्रिया चालू हो गई अनैतिक तरीके से, और अच्छा लगा कि हमारी सोसाइटी के कुछ अच्छे नए चेहरे आए हैं। नीलेश रावत, शिल्पा मैम हो गई और प्रभात जी हो गए, बड़े अच्छे चेहरे आए हैं जिनका हमेशा सोसाइटी के रेजिडेंट्स के साथ अच्छा काम किया है इन्होंने, हमेशा ये खड़े रहे। बाकी लोग भी अच्छे, नॉट बैड ऑप्शन, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, बट मैंने लोगों से सुना है, जो देखा है कि ये 2-3 चेहरे हैं जो हमेशा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि ऐसे चेहरों को आप इस बार मौका दें, जो सिस्टम के अंदर आएँ, हो रही अनैतिकताओं को ख़त्म करें, जड़ से ख़त्म करें, और कम से कम हमारे हाइट पार्क को एक अच्छी सोसाइटी बनाएं। बाकी मेरा जो योगदान हो सकता है मैं अपनी तरफ से करूँगा आप लोगों के लिए। आप लोग से बस एक ही गुजारिश है, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, मास्क पहनें, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम सही नहीं चल रहा है। बाकी मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो सकता है, मेरा नंबर आप सभी के पास है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके का मदद चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए। नमस्कार।